आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्केटिंग के कंसेप्ट्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट को अच्छे से समझते हैं। मार्केटिंग के कंसेप्ट, एडवर्टाइजिंग समझने के पहले ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंसेप्ट है बिजनेस में। इट होल्ड्स दैट कंज्यूमर्स prefer product that are widely available and inexpensive। ये बहुत पुराना कंसेप्ट है प्रोडक्शन कंसेप्ट, और इसके अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट ये कहता है कि लोग उस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं जो पहली बात वाइडली अवेलेबल होता है और इनएक्सपेंसिव होता है, यानी सस्ता होता है और अवेलेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पार्ले जी बिस्किट हर जगह अवेलेबल है और सस्ता है। मैनेजर्स ऑफ प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिजनेस कॉन्सेंट्रेट ऑन अचीविंग हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, लो कॉस्ट एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कह रहा है कि जो लोग मार्केटिंग कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट को फॉलो करते हैं उन लोग क्या करते हैं, पहली चीज हाई प्रोडक्शन, लो कॉस्ट एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन पैरामीटर को फॉलो करते हैं। मतलब बहुत बल्क में बनाएंगे, एफिशिएंटली बनाएंगे, बहुत जब आप बल्क में बनाएंगे तो सस्ता पड़ेगा। यानी चाइना में जो कंसेप्ट फॉलो होता है, यानी चाइनीज़ प्रोडक्ट जो हम लोग को इंडिया में इतने सस्ते पड़ते हैं, उसका रीज़न ये है कि चाइना जो है वो प्रोडक्शन कंसेप्ट को फॉलो करता है मार्केटिंग के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बल्क में बनाता है, लाखों करोड़ों पीसेस पर डे के क्वांटिटी से या पर वीक या पर मंथ के रेशियो में बनाता है। तो इसलिए उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो ड्रास्टिकली फॉल कर जाती है, बहुत सस्ती पड़ती है, जिसकी वजह से वो क्योंकि सस्ते होते हैं तो सारे लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। प्लस उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग है। पूरी दुनिया में उन्होंने क्या किया है, अपनी क्लस्टरिंग कर रखी है, सिटीज़ में क्लस्टरिंग कर रखी है। क्लस्टरिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नोट कर लीजिएगा। क्लस्टरिंग का मतलब किसी एक देश के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक बना लेना, अलग अलग लोकेशन में ब्लॉक बना लेना, और वो ब्लॉक एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डेडिकेटेड होगा। जैसे इंडिया में कानपुर को हम लोग जानते हैं किस काम के लिए, आपके लेदर प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। हम लोग लखनऊ को जानते हैं वहाँ के चिकन के लिए, चिकन मतलब खाने वाला नहीं, पहनने वाला, और जो कुर्ते वगैरह बनाए जाते हैं। हम लोग फिरोज़ाबाद को जानते हैं वहाँ की बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए। हम लोग कन्नौज को जानते हैं इत्र के लिए। तो थोड़ी बहुत हम अलीगढ़ को जानते हैं तालों के लिए। तो थोड़ी बहुत क्लस्टरिंग हमारे देश में भी है, लेकिन चाइना में ये क्लस्टरिंग बहुत बल्क में होती है। जैसे गुड़गांव में मानेसर जाना जाता है ऑटो हब के फॉर्म में, कि वहाँ पे बहुत सारी ऑटो कंपनियाँ हैं। तो इस तरह से चाइना क्या करता है, बड़े बड़े क्लस्टर्स बनाता है, और वो जो क्लस्टर्स बनाता है वो अपने समुद्र के पास बनाता है, और वहाँ से ताकि स्पीडली सारा का सारा उसका जो कार्गो है वो सामान लेके, जो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं उसके शिप हैं, वो कंटेनर लेके पूरी दुनिया में तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और जो हम लोग समुद्र के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं, इसमें कॉस्ट बाकी सारे मीडियम से कम आती है। अगर आप रोड से ले जाएंगे, अगर आप ट्रेन से ले जाएंगे, आप एयरलिफ्ट करेंगे, तो इन सब के कंपैरिजन में अगर आप शिप का इस्तेमाल करेंगे, कार्गो का इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो सबसे कम बैठेगी, ठीक है। क्लास के CIDI प्लीज़ अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लें, स्क्रीनशॉट वो मुझे भेज दें व्हाट्सएप पे, ठीक है। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। तो वहाँ से क्योंकि उसका क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो गया, उसने समुद्र के किनारे क्लस्टर्स बनाए, और वहाँ पे एक ही क्लस्टर में पूरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया। मान लीजिए अगर किसी को मोबाइल बनाना है तो वहीं मोबाइल का प्रोसेसर भी मिल जाएगा, वहीं मदरबोर्ड भी मिल जाएगा, वहीं डिस्प्ले भी मिल जाएगी, वहीं पर उसकी हाउसिंग भी मिल जाएगी, सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी। आपको जाना है बस किसी मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर देना है, वो सारी चीज़ें परचेज करके आपका ब्रांड बना के, आपका लोगो लगा के आपको प्रोडक्ट हैंड ओवर कर देगा। दिस इज कॉल्ड क्लस्टर। तो क्लस्टरिंग जब होती है तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट में हम लोग क्या करते हैं कि बल्क में बनाने की कोशिश करते हैं। तो प्राचीन काल में
जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय जो यूरोपियंस थे वो क्या करते थे, पूरी दुनिया से रॉ मटेरियल कलेक्ट करते थे रेवेन्यू के फॉर्म में, और उसको ले जाके अपने देश में, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, तो वहाँ पे ले जाके उसको प्रोसेस करते थे, फिनिश गुड में कन्वर्ट करते थे, और फिर से क्योंकि उनकी नेवी, उनकी जो जल सेना है बहुत स्ट्रांग थी, अभी भी रॉयल नेवी को बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है पूरी दुनिया में, वन ऑफ द बेस्ट नेवी है ब्रिटेन के पास। तो वो अपनी जहाज़ों पे सामान लाद के फिर से पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे उसको। तो आधा पैसा तो पूरी दुनिया से ऐसे ही ले लेते थे, हिंदुस्तान का आधा पैसा ले जाते थे वो लगान के फॉर्म में फार्मर से, उनके पास जो आधा पैसा बचता था, आधी फसल बचती थी जो बेच के वो पैसा कमाते थे, उससे वो वापस अंग्रेजों के बनाए हुए प्रोडक्ट खरीद लेते थे। तो इस तरह से देश की 80-90% वेल्थ जो है वो यूरोप जा रही थी, अंग्रेजों के पास जा रही थी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने इसका कंसेप्ट बताया था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे ड्रेन हो रही है, वेल्थ इंडिया की वेल्थ कैसे ड्रेन हो रही है। अच्छा, तो प्रोडक्शन कंसेप्ट में जितने जो मैनेजर्स होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि हमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में बनाना है, एफिशिएंसी के साथ बनाना है, कॉस्ट को लो रखना है और डिस्ट्रीब्यूशन को आसान बना देना है, जिससे क्या होगा, सबके पास वो प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। आगे समझते हैं। दिस ओरिएंटेशन मेक सेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज सच एज चाइना। देखिए उन्होंने चाइना का एग्जाम्पल भी दिया है। ठीक है, तो ये चाइना जैसे देश में बहुत काम आता है। वे आर द लार्जेस्ट पीसी मैन्युफैक्चरर, लीजेंड प्रिंसिपल ओनर ऑफ लिनोवो ग्रुप। देखिए जो हम लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं वो सबसे बड़ी कंपनी है लिनोवो। आप में से भी बहुत सारे लोगों के पास लिनोवो का लैपटॉप होगा। तो लिनोवो जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी पीसी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर है, जिसका पेरेंट कंपनी का नाम लीजेंड ग्रुप है। तो वो क्या करता है कि वो बहुत बल्क में प्रोड्यूस करता है। अभी नहीं, कुछ समय पहले लिनोवो ने IBM को भी एक्वायर कर लिया था। तो IBM कंप्यूटर्स को उन्होंने एक्वायर कर लिया था। IBM दुनिया की मतलब वो कंपनी जिसने एक तरह से कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस किया था पूरी दुनिया में। आखिरी में उनको भी अपना जो हार्डवेयर डिवीजन है वो लिनोवो को हैंड ओवर करना पड़ा। एंड डोमेस्टिक अप्लायंस जायंट हेयर टेक एडवांटेज ऑफ द कंट्रीज ह्यूज एंड इनएक्सपेंसिव लेबर पूल टू डोमिनेट द मार्केट। अब क्या है कि चाइना के पास थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि वहाँ का लेबर एक तो बहुत ज़्यादा है, कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता है यूरोप अमेरिका से, और स्किल्ड भी है। इंडिया की तुलना में ज़्यादा स्किल्ड है, काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है। ठीक है, और इंडिया की तुलना में महंगा भी है, इंडिया के कंपैरिजन में महंगा है। लेकिन अगर हम लोग ग्लोबल कंपैरिजन करेंगे तो ये पाएंगे कि यूरोप और अमेरिका की तुलना में वहाँ का जो लेबर है वो सस्ता भी है और स्किलफुल भी है। तो इसका इस्तेमाल करके वो लोग क्या करते हैं, बहुत बल्क में प्रोड्यूस करते हैं और उसको पूरी दुनिया में बेचते हैं। इसीलिए उनकी डोमिनेंस है, उनका जो हेयर है और ये उनकी जो लिनोवो है और उनके जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में छा गए हैं। ठीक है, चाइना को इसीलिए वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो चाइना जो है प्रोडक्शन कंसेप्ट पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। अब हम लोग इसकी ड्रॉबैक समझते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट का ड्रॉबैक क्या है? इस कंसेप्ट का ड्रॉबैक ये है कि अगर हम सिर्फ यही कोशिश करें कि बहुत बल्क में बनाएं, बहुत सस्ता बनाएं, तो आप क्या बहुत बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट बना पाएंगे? अगर आप बहुत बल्क में और बहुत सस्ते बनाने की कोशिश करेंगे तो अभी क्वालिटी नहीं आ पाएगी। तो चाइना के साथ क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग ये मानते हैं कि चाइना का प्रोडक्ट 4 दिन भी चल सकता है, मतलब 4 दिन का ही रहता है, पता नहीं कब खराब हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी वारंटी नहीं है उसकी। चाइनीज़ माल की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि हमें पता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो जब आप बहुत बल्क में बनाते हैं और बहुत लो कॉस्ट बनाते हैं तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ता है, और जब आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो आप बहुत बढ़िया प्रोडक्ट और सेटिस्फाइड कस्टमर नहीं बना पाएंगे शायद। तो अगर आप बहुत बल्क में और बहुत सस्ते दाम पे बनाने की कोशिश करेंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी? नाउ आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। उससे प्रॉब्लम क्या होगी? उससे प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। तो इसके वजह से प्रोडक्शन कंसेप्ट उतना सक्सेसफुल नहीं है। आप वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं इस कंसेप्ट के अंतर्गत। आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर नहीं बना सकते हैं।
आप एप्पल और फरारी और लैम्बोर्गिनी इस तरह के जैसे ब्रांड लॉयल्टी है, ब्रांड लॉयल्टी नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। इसलिए ये कंसेप्ट हम लोग मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या होता है समझते हैं। हेनरी फोर्ड ने ये बोला था, हेनरी फोर्ड साहब ने, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, उन्होंने गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग को गाड़ियों को मतलब 4 व्हीलर्स को कॉमर्शली वाइबल बना दिया था। वो एक ऐसे एंटरप्रेन्योर थे जिनके पहले जो गाड़ियाँ थी वो बहुत लग्जरी की चीज़ होती थी, सिर्फ राजे महाराजे लोग उसका इस्तेमाल करते थे और बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो गाड़ियों को अफोर्ड कर पाते थे। उन्होंने क्या किया कि गाड़ियों का को कॉमर्शलाइज कर दिया, उसको बल्क में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से गाड़ियाँ जो है वो अफोर्डेबल हो गई। हेनरी फोर्ड का क्या कहना था, वो प्रोडक्ट कंसेप्ट पे कोशिश करते थे। उनका ये कहना था कि अगर आप बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको आप बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे और आप उसको ना उसकी मार्केटिंग करेंगे ना उसका प्रमोशन करेंगे, ना आपको बहुत बल्क में बनाने की ज़रूरत है, आप अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में बनाएंगे और अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में बनाने के बाद आप उसके फीचर्स को बहुत अच्छा इन्हेंस करेंगे, प्रोडक्ट पे बिल्कुल पूरी जान लगा देंगे, तो लोग खुद आपके पास आएंगे आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। खुद आपके पास आएंगे आपका प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, आपको प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना पड़ेगा। ये उनका कंसेप्ट था। आपका जो प्रोडक्ट कंसेप्ट है उसका ड्रॉबैक क्या है? उसका ड्रॉबैक ये है कि आप अगर प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आपके उसके फीचर्स को एनहेंस करते जाएंगे, एनहेंस करते जाएंगे, एनहेंस करते जाएंगे, आप बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा हाईली इन्फ्लेटेड हो जाएगा, उसकी वैल्यू, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो अफोर्डेबल नहीं रह पाएगा। आपने फरारी, लैम्बोर्गिनी, रोलेक्स, एप्पल का जो अभी लेटेस्ट मॉडल आया है 13 प्रो मैक्स, तो इस तरह के जो डिवाइसेस हैं वो बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं। पूरी दुनिया में लेस देन 1% लोग हैं जो बहुत बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर पाते हैं या उसको परचेज कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का कि अगर आप प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उसके फीचर्स को बहुत अच्छे से बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उसमें लगातार इनोवेशन करते जाएंगे और अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे और अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे, तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा कि वो फिर आम लोगों के पहुँच के बाहर हो जाएगा। अब 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का फ़ोन कौन खरीद सकता है? बहुत कम लोग खरीद पाएंगे, ठीक है। 2 करोड़ 5 करोड़ की कार कौन खरीद पाएगा? तो इसलिए ये इस कंसेप्ट में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो आइए समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। प्रोडक्ट कंसेप्ट। द प्रोडक्ट कंसेप्ट प्रपोज दैट कंज्यूमर फेवर प्रोडक्ट्स ऑफरिंग द मोस्ट क्वालिटी, performance or innovative features. The product concept proposes that consumers favor product offering the most quality, सबसे ज़्यादा क्वालिटी हो, उसमें बहुत फीचर्स हो, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, इनोवेटिव फीचर्स हो, बिल्कुल सबसे पहले उसी प्रोडक्ट में सारे जो भी नए आविष्कार हो, जो भी इनोवेशन हो, सबसे पहले उसी में आ जाए। सबसे बढ़िया कैमरा, सबसे बड़ा प्रोसेसर, अगर फ़ोन की बात हो रही है, ठीक है, ये सब सारी की सारी चीज़ें आ जाएं। हाउएवर मैनेजर्स आर समटाइम्स कॉट इन एक मिनट इसका हाउएवर मैनेजर्स आर समटाइम कॉट इन अ लव अफेयर विद देयर प्रोडक्ट्स। मतलब वो जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट से इतना ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, उसके फीचर्स को बढ़ाते जाते हैं कि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाती है। हम लोग प्रोडक्ट कंसेप्ट की बात कर रहे थे। प्रोडक्ट कंसेप्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मार्केटर्स, मैनेजर्स अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं और बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन, बहुत ज़्यादा फीचर्स उसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट से प्यार करने लगते हैं, जैसे कि स्टीव जॉब्स का था, जैसे कि एलन मस्क का है,
टेस्ला गाड़ियों की कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा अच्छे से अच्छा पावर पैक बन जाए। एलन मस्क का ये कहना था कि आपका जो प्रोडक्ट है, मतलब एक बार क्या हुआ कि एक इंजीनियर आया उनके पास डिज़ाइन दिखाने के लिए, तो उन्होंने उसको देखा, बोले अंदर की तरफ से ये सुंदर नहीं दिख रहा। तो उन्होंने कहा सर फ़ोन को अंदर से कौन देखता है, बाहर से ही तो देखेगा, स्क्रीन देखेगा, उसको फ्लिप करके देखेगा, वो तो बहुत अच्छा है एप्पल हमारा, अंदर कैसा बना है वो कौन देख रहा है। कह रहे नहीं, इसको अंदर से भी सुंदर बनाओ। तो अब वो ये उस अंदर से पूरी डिजाइनिंग करी गई होगी, अंदर से भी उसको कि उसको कोई ओपन करे तब भी वो अच्छा दिखे, तो ये करने के लिए भी बहुत पैसे खर्च किए गए होंगे। तो यानी कि यहाँ पे ऐसा होता है कि जब प्रोडक्ट को आप बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करते हो तो आपका पैसा बर्बाद होता है, और वो पैसे की कॉस्ट किसको बियर करनी पड़ती है, वो बियर करनी पड़ती है कस्टमर को, जिसको वो चीज़ें मिल जाती हैं जो जिसको शायद उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर मैंने एक ऐसा कोई लैपटॉप ले लिया जिसमें Ryzen 9 लगा हुआ है, उसमें 3080 Ti लगा हुआ है, इतनी हाई ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, वो 2 लाख रुपए का 3 लाख रुपए का उसमें ग्राफिक्स कार्ड लगा है, 1 लाख रुपए का प्रोसेसर लगा हुआ है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वैल्यू उसकी टोटल पोटेंशियल का हम सिर्फ 20% यूज़ कर पा रहे हैं। हमने उसमें 64 GB रैम लगा रखी है, यूज़ हो रही है मेरी 8 to 10 GB। तो वो जो चीज़ें हमने खर्च कर दिया, जितना हमने पैसा उसमें लगा दिया है, उसका हम कोई यूज़ नहीं कर पा रहे, हमारे लिए वेस्ट है वो। तो इस तरह की अगर चीज़ें हम बनाने की कोशिश करते हैं तो वो एक होलिस्टिक मार्केटिंग नहीं कहलाती है, वो प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका ड्रॉबैक है कि जो जब आप प्रोडक्ट कंसेप्ट पे काम करते हैं तो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बन जाता है, वो आईफोन बन जाता है, वो लैम्बोर्गिनी बन जाता है, वो फरारी बन जाता है, वो रोलेक्स बन जाता है, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ती है कस्टमर को, जो कि सिर्फ लेस देन 1% लोग इस प्लेनेट के अफोर्ड कर सकते हैं। 99% के लिए वो प्रोडक्ट होता ही नहीं है। तो अगर 99% उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसी मार्केटिंग का, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग का। तो ये कंसेप्ट भी हम लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हैं। देखिए प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या है, द प्रोडक्ट कंसेप्ट प्रपोज दैट कंज्यूमर फेवर्स प्रोडक्ट ऑफरिंग द मोस्ट क्वालिटी, बहुत ज़्यादा क्वालिटी हो, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, इनोवेटिव फीचर्स हो। ठीक है, हाउएवर मैनेजर्स आर समटाइम्स कॉट इन लव अफेयर विद देयर प्रोडक्ट्स। जो मैनेजर्स हैं वो प्रोडक्ट से मतलब प्यार करने लगते हैं, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मैंने आपको स्टीव जॉब का एग्जांपल दिया कि वो कह रहे थे कि इतना सुंदर बनाओ उसको, अंदर से भी बाहर से भी। ठीक है, दे माइट कमिट द बेटर mousetrap fallacy, believing a better product will be itself lead people to beat a path of their door. A new improved product will not necessarily be successful unless it priced, distributed, advertised and sold properly. देखिए इस कंसेप्ट का ड्रॉबैक यही है कि वो प्रोडक्ट आपने बहुत अच्छा बना दिया, क्वालिटी सुपर, परफॉर्मेंस सुपर, इनोवेटिव फीचर्स खूब सारे, बट लेकिन वो एक ट्रैप की तरह होता है कंज्यूमर के। ठीक है, जो प्रोडक्ट हमारा तब तक बहुत सक्सेसफुल नहीं कहलाएगा जब तक हम उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाएँ, अच्छे से एडवर्टाइज ना कर पाएँ, सबके लिए बना ना पाएँ, कुछ खास लोगों के लिए बनाएं, तो वो फिर प्रोडक्ट कोई काम का नहीं है। तो इसलिए इस कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। बाकी अगर कोई प्रोडक्ट लवर है, अगर किसी को बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए तो उसको वो प्रोडक्ट लेना चाहिए जो प्रोडक्ट कंसेप्ट पे काम करती है कंपनियां। तो चाइना जनरली करती है प्रोडक्शन कंसेप्ट पे काम, और जो लग्जरी गुड्स बनाने वाली कंपनियां हैं वो प्रोडक्ट कंसेप्ट पे काम करती हैं। जितने भी जो लग्जरी गुड्स बनाती हैं, बहुत महंगे आइटम बनाती हैं, वो सब प्रोडक्ट कंसेप्ट पे काम करती हैं। अब आता है तीसरा सेलिंग कंसेप्ट, अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है? सेलिंग कंसेप्ट ये कहता है कि आप अगर अपने प्रोडक्ट को बेचना आपको आता है तो आप मिट्टी भी बेच सकते हैं, आपकी सेलिंग में दम होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि गंजे को कंघी बेच दो। ठीक है, और आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग, ब्रांडिंग, सेलिंग इतने अट्रैक्टिव तरीके से करो कि कुछ भी बेच दो बहुत महंगे दाम पे। तो मतलब ये एक तरह से मतलब मार्केटिंग कम हो गई और ये चीटिंग ज़्यादा हो गई कि आपकी सेलिंग स्किल्स। पहले हम लोग इसी को मतलब जब आपने आज से 150 साल पहले जब सेल्समैन आते थे गांव में, शहरों में,
और लोगों को बेचने आते थे, तो उनका कंसेप्ट यही होता था, अभी भी बहुत सारे ठग लोग मिल जाते हैं कहीं ना कहीं पे, तो उनका होता है एक बार नई जगह पे जाएंगे, किसी को कुछ भी माल चेप देंगे, ठीक है, और वहाँ से निकल जाएंगे, तो उसको कहते हैं सेलिंग कंसेप्ट। उसको किसी तरह से बहला फुसला के समझा के आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया और आप भाग गए, ठीक है। जैसे कि उसमें होता है, आपने देखा होगा बहुत बहुत बड़ी लेवल पे सेल लगी हुई है, कहीं पे शूज़ मिल रहे हैं। मैं एक बार निकल रहा था, मैंने देखा 150 रुपीज़ का एडिडास का शूज़ खरीद लिया, दूसरे दिन देखा पहन के चले वो फट गया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो वो सेलिंग कंसेप्ट होता है कि वो सेलिंग पे मेन फोकस करते हैं, ना ही वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करते हैं, ना ही वो उसके फीचर्स पे फोकस करते हैं। वो सिर्फ इसको इस तरह से लगते हैं कि किसी तरह से हम अपना माल को बेच दें, ठीक है। आइए समझते हैं कि फिलिप कॉटलर क्या कहते हैं इसके बारे में। The selling concepts hold that consumers and business, if left alone, won't buy enough of the organizational product. It is practiced most aggressively with unsorted goods. Buyers don't normally think or buying such a insurance and symmetric plots, and when firms with overcapacity aim to sell what they make rather than make what the market wants. Marketing based on hard selling is risky. It assumes customers coax into buying a product, not only won't return or bad mouth it or complain to consumers organization, but might even buy it again. देखिए ये कंसेप्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सेलिंग कंसेप्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सेलिंग कंसेप्ट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमें जैसे इंश्योरेंस की पॉलिसी सेल करी जाती हैं, जैसे आप बहुत सारे लोगों के पास सेल्स कॉल आती है कि प्लॉट ले लीजिए या कोई ज़मीन खरीद लीजिए, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो उस समय लोग क्या करते हैं कि लोगों को प्रोडक्ट चाहिए नहीं होता है, बट उसको इस तरह के फीचर्स बना के और उसको मोटिवेट करके, उसको तरह तरह से उसको प्रेशराइज करके वो प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। अगर इन प्रोडक्ट के साथ कंज्यूमर्स को अकेले छोड़ दिया जाए और उससे कहा जाए ये सेल्फ में रखें, आप जाइए इसको पिक करके अपनी कार्ट में रख लीजिए, मतलब जैसे हम लोग बिग बाज़ार वगैरह जाते हैं, सुपरमार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, और ऐसी कंडीशन आए कि हम जाएं और हम वो प्रोडक्ट खरीद के अपने पास रख लें, तो ये प्रोडक्ट ऐसे नहीं होते हैं कि लोग अपने मन से खरीदें। इसको बेचने के लिए हमें पुश करना पड़ता है, ये पुल प्रोडक्ट नहीं होते हैं, मतलब लोग अपने मन से वो प्रोडक्ट नहीं परचेज करते हैं। इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए पुश करना पड़ता है, सेल्समैन लगाने पड़ते हैं, लोगों के ऊपर दबाव बनाना पड़ता है, उनको लालच देना पड़ता है, बहुत तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करना पड़ता है, मिस सेलिंग भी करनी पड़ती है, तब कहीं जाके इस तरह के प्रोडक्ट बिकते हैं। तो इसको सेलिंग कंसेप्ट कहते हैं, जो बहुत रिस्की होता है। अगर इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने किसी को एक गलत पॉलिसी बेच दी, तो फिर वो वर्ड ऑफ माउथ सबको कहता है कि अरे यार उसने बंदे ने मुझे फंसा दिया था, उसके पास मत जाना, उस पर्टिकुलर शॉप में मत जाना, वो ख़राब सामान देता है। तो इस तरह से बैड वर्ड ऑफ माउथ फैलता है। इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस कंसेप्ट का। तो हम लोग फिर इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं।